अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर अब सदर बन चुके हैं अमेरिका के, और 47वें सदर की हैसियत से उन्होंने हलफ उठा लिया है। उनकी ये तकरीब के अंदर कौन कौन शामिल हुआ, उनकी आज की जो स्पीच थी वो कैसी रही, इसके ऊपर बात करेंगे। इसको थोड़ा सा अपने मुल्क के हालात के साथ भी जोड़ेंगे और ये भी जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक अपने जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमेशा प्रायोरिटीज़ पर रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो क्या है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि अपनी पावर की सिर्फ एक फ़िक्र रहती है और जो अवामी मसाइल हैं, जो अवामी इश्यूज़ हैं, वो किस तरह से हमेशा निगलेक्ट होते रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक स्टडी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान में आज क्या कुछ होता रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो एक जोर डाला और जो उन्होंने तवज्जो दिलाई और जो उन्होंने डंडा उठाया, उसके बाद बहरहाल ये तो ज़रूर हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम जो कि अक्टूबर से मंजूर हुई है, उसके बाद से दर्जन से ज़्यादा उसके ऊपर दरख्वास्तें समाअत के लिए आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें फिक्स नहीं किया जा रहा था। तो अब जब मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले के ऊपर दिलचस्पी ली और इसके ऊपर ज़रा जोर दिया, तो उसके बाद कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ है कि अब ये दरख्वास्तें समाअत के लिए फ़िक्स हो गई हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। याया अफरीदी साहब अचानक से कहाँ चले गए हैं आपको बताएंगे। इमरान खान साहब का ट्वीट आ चुका है, जो रात गए उनका ट्वीट आया करता है। आज की ट्वीट में क्या खास बात थी ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और मज़ीद आपको बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला जो आदिल बाज़ई केस में आया है उसमें किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आईना दिखाया गया। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात करते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब से, जहां पर आज आपको मालूम है तैयारियां तो ज़ोरों शोर से जारी थी। पहले ये कहा जा रहा था कि आउटडोर तकरीब रखी जाएगी, फिर मौसम की शिद्दत की वजह से एक इंडोर हॉल में ही ये तकरीब मुनक्किद करना पड़ी और बहुत ही करीबी जो लोग थे और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात जो दुनिया भर से वो इस तकरीब में शरीक हुई। और इस तकरीब को आप ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन नामुमकिनात में से था जो आज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रुखसत हुए थे उसके बाद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएंगे। और इस बात का इजहार आज उन्होंने अपनी स्पीच में भी किया कि ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी दोबारा इक़्तिदार में आ सकेंगे, ये मनसब संभालेंगे, बल्कि इनके ऊपर तो कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन उस हमले में भी ये बच गए। और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि उनके बचने की वजह यही है कि उनसे ये काम लिया जाना है कि अमेरिका जो है उसको उन्होंने मज़ीद सिक्योर करना है, मज़ीद अजीम बनाना है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफबरदारी की तकरीब है इसकी पाकिस्तान में जो एक हाइप बनी हुई थी कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको दावतनामा मिल गया है, मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं और वो ये लोग ज़रूर शामिल होंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जो आज हम मनाजिर देख रहे थे उसमें कहीं कोई पाकिस्तानी हमें नहीं दिख रहा था। हाँ, ये ज़रूर था कि यहाँ पर हमें अमरीकी यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो मुखालिफिन थे वो भी सब नज़र आ रहे थे, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात इसलिए नज़र आती है कि ऐसे ममालिक जहाँ पर सही मानों में जमहूरियत है वहाँ पर आप ये कम अज़ कम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़रूर देखते हैं कि जो हारे हुए लोग भी हैं इलेक्शन में, वो भी जब मुकाबला होता है तो ठीक है, भरपूर किस्म का मुकाबला होता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं, तकारीर भी एक दूसरे के मुखालिफ की जाती हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाए तो उसके रिजल्ट्स को सब खंदा पेशानी से तस्लीम भी करते हैं और फिर जो तकरीबी हलफबरदारी है उसमें वो बाकायदा शरीक भी हैं। इसके साथ साथ जी अगर दुनिया भर से बात की जाए तो इंडिया आपको हर जगह पे लीड करता हुआ नज़र आ रहा होता है। मुकेश अंबानी साहब, इंडियन रिच फैमिली, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इसके साथ साथ जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो ये लोग तो भाई अपना रास्ता बनाना जानते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि हर वक्त मांगते ही रहते हैं, कशकोल उठाए फिरते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने अलबत्ता कोशिश ज़रूर की कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कम अज़ कम ट्विटर पे ही मुबारकबाद दे दें, लेकिन उसमें भी उनको खासी सुबकी का सामना करना पड़ा। वजह ये थी कि जो ही उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट की और उन्हें मुबारकबाद देने की कोशिश की, तो उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही उनके ऊपर
कम्युनिटी नोट लग गया और सब ने उनको खूब शर्म दिलाई हुई है उस कम्युनिटी नोट में कि जनाब पहली बात तो ये है कि आपने एक्स को बंद कर रखा है, पाकिस्तान में बैन किया हुआ है और ख़ुद आप जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं ये खुद जो है वो एक्स को VPN लगाकर ट्वीट कर रहे हैं और साथ में ये भी उनको शर्मिंदा किया हुआ है कि जनाब ये तो लेजिटमेट वज़ीर आज़म ही नहीं है पाकिस्तान के। तो ये जो फॉर्म 47 का एक बैगेज है, ये ताना है, ये इनको किसी जगह पे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता और यही वजह है कि जैसे ही पहला ट्वीट किया है साथ ही ये कम्युनिटी नोट भी लग गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की आज की स्पीच थी, इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने एक तो ये ऐलान किया कि कोई वॉर नहीं होगी। बज़ाहिर लग रहा है कि अमेरिका जो है वो किसी भी नई वॉर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जो पहले से जारी जंगें हैं उनको भी वो क्लोज करना चाहता है। और अब आपने देखा है कि गजा में भी जंगबंदी हो गई है, यूक्रेन के हवाले से भी ऐसी ही कोई पॉलिसी नजर आ रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में बाजार लग नहीं रहा है कि अमेरिका की तरफ से कोई नई जंग छेड़ी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि हम अपने बॉर्डर सिक्योर करेंगे और इसके साथ साथ जो एक अहम मामला है वो ये कि उनकी जो स्पीच का मेजर हिस्सा था वो सारा जो अमेरिका के इंटरनल मामलात हैं उसी के ऊपर फोकस था। उसी के बारे में उन्होंने अपनी सारी जो आने वाली पॉलिसीज़ हैं उसका एक कर्टन रेजर दिया कि किस तरह से हम टैक्सेस में कमी करेंगे सिटीजन्स के ऊपर, किस तरह से हम उनको सिक्योर करेंगे। जो ऑयल और एनर्जी वगैरह के ऊपर उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपने जो शहरी हैं उनकी बेहतर सहूलियात के लिए काम करेंगे, उनका जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो हम ज़ाया नहीं होने देंगे और हमारी जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ इस बात के लिए होंगी कि जो अमेरिका के एनिमीज़ हैं उनके साथ लड़ें। और ये सब चीज़ें वो बता रहे थे कि जो हमारा दौर है, सुनहरी दौर नया शुरू होगा, हम दोबारा से एक अमीर तरीन मुल्क बनेंगे। अब अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ अमेरिका के जो लोग हैं उनके बेनिफिट में होंगी और जो हम कहीं ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका को कोई यूज़ कर सके। तो ये सारी उनकी जो पॉलिसीज़ थी जितनी भी उन्होंने शुरू में अनाउंस की वो सारी बेसिकली आप कह सकते हैं अमेरिकन पीपल सेंट्रिक थी और ये होना भी यही चाहिए किसी भी मुल्क के लिए कि उसके लिए उसकी जो अपनी अवाम है वो सबसे ज़्यादा उसकी तरजीह होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या करना है वो उसकी तरजीह होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, अव्वल तो आप ये मनाजिर ही नहीं देखेंगे कि कोई हारा हुआ जो है वो पास भी पटक जाए, उस सुकून से बैठ के बात ही नहीं सुनने देगा। अव्वल तो हम ये मनाजिर देखते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो भी हुकूमत में आता है उसको सबसे पहले ये होता है कि मैं पहले ऑपोजिशन से बदले पूरे कर लूँ, मैं इनके सारे बंदे जो हैं ये अंदर कर दूँ, केसेस बना दूँ, ये कर दूँ। तीसरा जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसको सबसे पहले ये होता है कि मैं अपना कंट्रोल जो है पूरी तरह हासिल कर लूँ। तो हर कोई यहाँ पर अपने अपने मफाद की खातिर आपको जो है वो एक पावर हंग्री किस्म की पूरी एक लीड आपको नज़र आती है और उनके कहीं तरजीहात में ये नहीं होता कि आवाम के लिए वो सीरियसली कोई सिंसेरिटी के साथ कुछ सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी आज डोनाल्ड ट्रंप ने खूब ललकारा अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और कहा कि जनाब ये जो आपके काम हैं अब ये मज़ीद नहीं चलेंगे, करप्ट जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने अंजाम को पहुंचेगी और इन माफियाज का जो है वो खात्मा होगा। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बात करूँगी कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो आप बाहर के ममालिक में देखें तो एक अवेयरनेस नज़र आती है कि अपने ठीक है हर जगह पावर पॉलिटिक्स भी होती है लेकिन इसके साथ साथ जो मेन फोकस होता है वो यही रहता है कि आपके लोग किस तरह बेहतर हो सकते हैं, उनकी बेहतरी किस चीज़ में हो सकती है। और मैं ये एक आज आपसे ज़रूर चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि ये एक बहुत एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में इतने साल हो गए हमें आज़ादी हासिल किए हुए लेकिन जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया और ये सोचा ही नहीं गया कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब आप अगर हैरान हो ये सोच के कि जनाब पाकिस्तान जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो चुकी है, अब हम तकरीबन 25 करोड़ का एक मुल्क हैं और आम तौर पर इतने बड़ी आबादी वाले ममालिक जो हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर आप देखिए तो एक जो हमारा मतलब शहर की आबादी है ना उतने उतने पूरे पूरे मुल्क की आबादियाँ हैं, ऐसी भी सूरत हाल है। तो इस तरह की हमारी एक इतनी पॉपुलेटेड किस्म की हम कंट्री हैं और आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है हम दुनिया का, 5वां बड़ा मुल्क। लेकिन हमने अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है इसके ऊपर हम सोच ही नहीं रहे होते कि हमारे इतनी आबादी होती चली जा रही है। जब हम आज़ाद हुए थे कोई 3-4 करोड़ हमारी आबादी थी जो अब बढ़कर तकरीबन 25 करोड़ हो चुकी है। लेकिन उस वक्त के हिसाब से और आज तक
हमने इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में किसी ने कोई एक ग्रेटर प्लान जो है नहीं बनाया कभी, कि जनाब इतनी बड़ी आबादी को आपने कैसे सहूलियात पहुंचानी है, कैसे इनको, इतने लोग जो आपकी आबादी में नया इजाफा होता जा रहा है, ये लोग खाएंगे कैसे, इनका खाना पीना कैसे पूरा होगा, इनका रोज़गार कैसे पूरा होगा, इतने लोग जो होंगे ये बीमार भी पड़ेंगे तो इनके अस्पताल कैसे पूरे होंगे, इनको डॉक्टर्स कैसे पूरे होंगे, इनको इलाज मुआवजे की सहूलियात के अलावा इनकी तालीम वगैरह ये कैसे मुमकिन हो पाएगी। क्या उतनी तादाद में अस्पताल, उतनी तादाद में आपके जो एजुकेशन के इदारे हैं वो सब बनी चीज़ें, क्या इतनी बड़ी तादाद में अदालतें आपके पास मौजूद हैं जो इनको इंसाफ मुहैया कर सकेंगी। तो ये एक ग्रेटर प्लान हमें नज़र नहीं आता। इसका वैसे बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन तो ये कि सबसे पहले तो आपकी जो मुल्क की आबादी है उसके लिए आपको छोटे छोटे यूनिट्स बनाने होंगे, आपको सूबों में लाजमी तौर पर डिविजन्स करनी होंगी। हम जब आज़ाद हुए थे उस वक्त भी हमारे 4 सूबे थे और आज 75 साल बाद भी हमारे 4 ही सूबे हैं, और आबादी का तनासुब अगर आप देखें तो आप 700% आबादी में बढ़ चुके हैं। ऐसी कई हमें कोई और एग्जाम्पल जो है दुनिया में नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें मुतादिद मसाइल का भी सामना है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को देखें तो इसकी तकरीबन 4 करोड़ और ऊपर कुछ आबादी है। इसी तरह से पंजाब जो है वो 12 करोड़ का सूबा है। अगर सिंध की आप आबादी की बात करें तो 5 करोड़ तो इसकी भी आबादी है। इसी तरह बलूचिस्तान की आबादी तो 1 करोड़ ही है, लेकिन यहाँ पे जो इसका रकबा है उसकी अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 3,46,605 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी इतने बड़े एरिया पर बलूचिस्तान मौजूद है कि जिसमें आम तौर पर अगर आप देखें तो दुनिया में इतने एरिया के ऊपर 8-10 ममालिक ही बन जाते हैं जितने में हमारा सिर्फ एक बलूचिस्तान सूबा है। लेकिन हम अभी तक भी 75 सालों बाद भी ये एक इत्तेफाक राय नहीं पैदा कर सके कि हमने अपने सूबों को छोटा करना है, हमने मजीद सूबे बनाने हैं। इंतज़ामी यूनिट छोटे होंगे तो हमारे लिए उनको मैनेज करना, उसमें सहूलियात देना आसान होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपका एक 10 मरले का या 5 मरले का घर है तो आप उसको आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। उसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम, आप उसके मेंटेनेंस का इंतज़ाम, हर चीज़ के लिए वो आपको आसान रहता है। और अगर आपकी बहुत बड़ी कोई हवेली है जो कि बहुत बड़े इलाके पे फैली हुई है तो फिर आपके लिए उसकी उस तरह से मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपको बहुत सारे लोग हायर करने पड़ते हैं। उसी हिसाब से उनको डिवाइड करना पड़ता है काम को, कि भाई आपने इतने हिस्से का जो एरिया है उसको संभालना है, उसको साफ सुथरा रखना है, आपने इतने हिस्से को रखना है, आपने इतने हिस्से को, तो फिर ये मुमकिन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आपकी हवेली भी इतनी बड़ी रहे और आप सिर्फ एक नौकर रखें और फिर आप कहें कि जनाब आपने ही पूरी की पूरी हवेली को जो है साफ भी रखना है, आपने ही पूरे के पूरे हवेली के पौधों को पानी भी देना है, आपने ही हर तरफ देखना है कि स्विच वगैरह, पंखे, लाइट, हर चीज़ चल रही है या नहीं चल रही। तो वो एक बंदे के बस की बात नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप। तो इसी तरह अगर हमारे मुल्क में 4 सूबों के बजाय 40 सूबे हों या चलिए अभी फौरन 40 नहीं बन सकते, कम से कम कुछ ना कुछ मजीद सूबे अगर बने तो फिर आपके लिए उन सूबों को मैनेज करना आसान होगा। अब आपकी 12 करोड़ आबादी का पंजाब सूबा है और एक उसके ऊपर वजीर आला है, एक उसके अंदर सिर्फ हाई कोर्ट है और उसमें जो ज़िलाई अदालतें भी हैं उनमें भी एक एक जज के ऊपर कितना कितना बर्डन है। आपको खुद पता है कि किस तरीके से सालों साल लग जाते हैं और आपके केसेस की सुनवाई नहीं होती, फैसले ही नहीं आते, लटक लटक के इतने केसेस होते हैं कि सालों सालों बाद भी बाज़ों का जो है वो मुकदमात फिक्स होते हैं, हेयरिंग फिक्स होती है। तो उसकी वजह से आपको बर वक्त इंसाफ नहीं मिल पाता। ये तो बड़ी मशहूर बात है ना पाकिस्तान में कि जनाब जो केस है वो दादा करता है और जो फैसला है वो पोते को मिलता है जाके, इतना टाइम लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके पास अदालतें कम हैं, आपके पास जजेस कम हैं, आपके पास वो पूरा निज़ाम इंसाफ इतनी बड़ी आबादी को टैकल नहीं कर पा रहा होता, उसको मैनेज नहीं कर सकता। यही हालात हमारे सेहत की सहूलियात के हवाले से हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जनाब इतने सारे लोग हैं और कोई एक मेन या 1 या 2 हॉस्पिटल होगा पूरे सूबे में। तो इतने बड़े सूबे को, करोड़ों की आबादी को 1, 2, 4 हॉस्पिटल्स नहीं पूरा कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आप जितने उसमें सूबे बना लेंगे, हर उस सूबे का हर अपना बड़ा शहर होगा, हर बड़े शहर का अपना बड़ा हॉस्पिटल होगा। तो ये नहीं होगा कि कहीं से कोई डेरा गाजी खान से भी उठकर किसी को आना पड़ा है, लाहौर में आकर उसको अपनी कार्डियोलॉजी का इंतज़ाम करना पड़ा है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अंडरस्टैंड करने में मदद दे रही हैं कि किस तरीके से छोटे यूनिट को मैनेज करना आपके लिए आसान होता है। अब पाकिस्तान की यही मिसाइल हैं कि आप
करप्शन में आ गए हैं, आपकी बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, आपके पानी का जो पीने का साफ़ पानी 80% आबादी को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं, उसकी वजह से और बीमार हो रहे हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। निज़ाम इंसाफ का हाल मैं आपको बता चुकी हूँ, एजुकेशन का मैं आपको बता चुकी हूँ, और इतने लोग अगर पढ़ लिख भी जो जाते हैं उन बेचारों को जॉब्स नहीं मिलती, उन्होंने जाके कमाना कैसे, उनको फिर समझ नहीं आ रही होती। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं और इनका हल इस बात में पिन्हा है कि आप अपने मज़ीद सूबे बनाएं, छोटे यूनिट्स बनाएं, और वहाँ पर जो है आपको आसानी होगी इस बात के लिए कि आप जो अपने तमाम लोग हैं उनको कम से कम बेहतर सहूलियात जो है वो मैसर कर सकते हैं। इस बात को मैं सिर्फ सम अप करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन इसकी जो आबादी है वो 50 करोड़ है, और यहाँ पर इस वक्त जो अमेरिका की जो आबादी वो 33 करोड़ है, और इसकी जो सूबे हैं यहाँ पर वो तकरीबन, या रियासतें जिनको आप कह लें, वो 50 के करीब हैं। इसी तरह इंडिया जो है 1 अरब आबादी है तो 28 यहाँ पर सूबे हैं। हालांकि जब इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ था तो 12 थी इसकी रियासतें या सूबे, जो उन्होंने फिर वक्त के साथ जैसे देखा कि आबादी बढ़ रही है तो उन्होंने उसको फिर मज़ीद छोटे यूनिट्स में तकसीम करके 28 तक तादाद ले गए। चाइना में 1 अरब आबादी है लेकिन 34 उन्होंने इसके सूबे बना रखे हैं, जबकि जब चाइना आज़ाद हुआ था तो सिर्फ 6 थे, लेकिन जैसे आबादी बढ़ी तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको छोटे छोटे सूबों में तकसीम करके ताकि उसको मैनेज करना आसान हो जाए। इसी तरह ईरान में 9 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान से कम है, लेकिन 31 सूबे उन्होंने बना रखे हैं, और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, और हम जब आज़ाद हुए थे तब भी 4 सूबे थे, और आज तक हम सिर्फ 4 ही सूबे हैं। तो ये है एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप देखें कि किस तरह से हमारे मसाइल के लिए हुआ है। बहरहाल ज़रा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ जी। सबसे पहले तो आज फिर इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को अर्दली हुकूमत कहा है, और कहा है कि जी ये खौफ का शिकार है। इन्हें 2 तरह के खौफ हैं, एक तो ये कि मैं कहीं रिहा होकर बाहर ना आ जाऊँ, और दूसरा खौफ इनको ये है कि जो इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए ये जाली हुकूमत ली है, कहीं इसका भेद ना खुल जाए, ये सारा इलेक्शन जो इन्होंने चोरी किया है ये खुल ना जाए मामला। तो इस चीज़ के इन्हें हर वक्त डरावने ख्वाब आते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इनका मुकद्दर है, क्योंकि ये तो जाहिर है होना ही होना है कि इनका ये जो फस्तायत का दौर है ये ख़त्म होकर रहेगा। अलकादिर के ऊपर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से तफसीली बात की आज के रोज़, और कहा कि किस तरह से जुल्फ़ी बुखारी साहब और शहजाद अकबर साहब को इन्होंने कोशिश की कि इनको डराया धमकाया जाए। हालांकि वो कोई भागे हुए नहीं है, वो तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमसे वीडियो लिंक के ज़रिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लें। यहाँ आने में ख़तरा ये था कि उन्हें उठा लिया जाएगा, उन पर तशद्दुद किया जाएगा, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोशिश की जाएगी कि वादा माफ़ गवाह बनवा लें, कुछ भी। तो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने ही उन्हें कहा है कि वो वहाँ पर रहें, और ख़ास तौर पर आज जुल्फ़ी बुखारी साहब के लिए इमरान खान साहब ने अपने जो सहाफ़ियों से बात की, उन्होंने ये बात की कि जनाब जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट और की प्लेयर हैं मेरे, ये उन्होंने बात की। तो ये तो आपको पता है ये जुल्फ़ी बुखारी साहब बाहर रहते हुए कितने एक्टिव भी हैं, और उनको तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उन्हें उनका चलता फिरता दफ्तर ख़ारजा भी कहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आज ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर से कमीशंस की बात की है कि वो हम चाहते हैं, और ये भी बात की कि मैं अपनी रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं, अदालतों के ज़रिए ही चाहता हूँ। इन सब चीज़ों के साथ जो इम्पॉर्टेंट अदालती 1-2 ख़बरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो कुछ आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंसूर अली शाह साहब के मामले पर, उसके बाद कम से कम इतना दबाव ज़रूर बना कि अब 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है वो फिक्स कर दिया गया है। ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल तो ये आइनी बेंच के सामने ही लगा है समाअत के लिए, दर्जन भर से ज़ायद ये जो हैं मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, और 27 जनवरी को ये फ़िक्स किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है जब ये केस की सुनवाई शुरू होगी तो ये तो इस पे क्वेश्चन आएगा कि जनाब आप तो खुद इसके बेनिफिशरी हैं, तो आप ये केस, ये बेंच यानी आइनी बेंच तो इसी 26वीं तरमीम से बना है ना, तो ये खुद ही अपने बारे में किस तरह केस सुन सकता है। तो ये बात जाहिर है वहाँ पे जब हियरिंग स्टार्ट होगी तो ये उठेगा सवाल कि जी अब आप मामला फुल कोर्ट में भिजवाएं और फुल कोर्ट ये डिसाइड करे कि जनाब 26वीं तरमीम का फेट क्या है। तो अब इसके ऊपर जो है एक मैच पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि बेसिकली इस वक्त जो जजेस मौजूद हैं उनमें से मेजॉरिटी ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम जो है इसको रोल बैक होना चाहिए, इससे अदलिया की जो आज़ादी है वो स्नब हुई है। लेकिन
उनको ये भी खदशा है कि अगर वो ये 26वीं तरमीम रोल बैक कर भी देते हैं तो फिर भी हुकूमत दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और वो दूसरा तरीका है जजेस की भर्ती, कि जजेस को बहुत ज़्यादा तादाद में मज़ीद 20-22 जजेस ला के कोशिश ये करेंगे कि जनाब अपनी अक्सरियत फिर कर लें। तो इस बात को भी देखना पड़ेगा कि जनाब अगर इस तरह हुकूमत आगे प्लान कर ले तो फिर 26वीं तरमीम तो बैक होके भी उसका कोई फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि इसी 26वीं तरमीम की वजह से जुडिशल कमीशन बना है। तो जब जुडिशल कमीशन नहीं रहेगा तो अपनी मर्जी के जजेस भर्ती करना उस तरह से आसान नहीं रहेगा हुकूमत के लिए। 26वीं तरमीम जब वापस होगी तो फिर ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन की तश्कील भी ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो ये ज़ोरदार डंडा उठाया है उसके बाद ये हुआ है। जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया था उसका बेंच भी एकदम तब्दील कर दिया गया और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को उसमें से रिमूव कर दिया गया है। ये देखे ना हो क्या रहा है। हालांकि ये कभी आप इसका नहीं देखते मिसाल इसकी कि जनाब कोई अपनी मर्जी से कोई सुनते हुए केस में से किसी जज को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, किसी को ऐड कर दिया जाए, ये नहीं होता जब तक कि कोई खुद जज अपनी मर्जी से किसी केस से अलहदगी ना अख्तियार कर ले। लेकिन यहाँ पर दिन दिन और रात रात में कुछ ना कुछ बदल जाता है। इसके अलावा जो एक अहम खबर है वो ये कि याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान अचानक से छुट्टियों पर चले गए निजी मसरूफियात की वजह से। तो इसको भी सब लोग बड़ा सस्पिशियसली देख रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में घुमसान का रन पड़ा हुआ है, जजेस आमने सामने आए हुए हैं, कमेटियां बन रही हैं, बेंचेस बन रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और ऐसे में जो सरबराह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, भले जितने भी इख्तियार हैं उनके पास, तो वो छुट्टी पे चले गए एक हफ्ते के लिए। तो सब इसको भी बड़ा सस्पिशियसली देख रहे हैं। अंदरूनी खबर इसके बारे में अभी हासिल नहीं हो सकी कि क्या वाकई कोई निजी मामलात हैं या कुछ और वजह है। लेकिन बहरहाल ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि इसके ऊपर जो है खामोशी सी एक है, और उसके बाद याह्या अफरीदी साहब अचानक से छुट्टी पर चले गए। लेकिन कम अज़ कम अब जो आने वाला हफ्ता है ये भी इम्पॉर्टेंट है जब इसमें आईनी तरमीम का केस लगेगा। और इसके साथ साथ जो अब रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है इसके ऊपर भी देखना होगा कि मंसूर अली शाह साहब आगे क्या पेशरफ्त करते हैं। आखिर में जी मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा का लिखा हुआ एक और केस का फैसला भी आ चुका है, और ये मामला है आदिल बाज़ई केस में जो इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट किया था। इस मामले के ऊपर आदिल बाज़ई साहब को बहाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन को ठीक ठाक चार्जशीट किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी को फेवर कर रहा है। ये नून लीग की बात हो रही है कि जनाब उन्होंने झूठे बयाने हल्फी जमा कराए हुए हैं, और क्लैरिटी नहीं थी कि जी आदिल बाज़ई उधर उनके बंदे हैं, और फिर भी उनके कहने के ऊपर फटाफट इन्होंने जनाब उनको डी सीट भी कर दिया। तो उन्होंने ठीक ठाक उनकी क्लास ली है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की, और कहा कि इनका एक पार्टी की तरफ झुकाव वाज़े था। साथ ही साथ जो नून लीग की तरफ से बयान हल्फी झूठा जमा कराया गया आदिल बाज़ई का, उसके बाद ये भी एक खौफनाक केस बन सकता है आगे चलकर, क्योंकि झूठा बयान हल्फी अदालत में जमा कराना ये बहुत खौफनाक काम है और क्राइम है, और इसकी अगर कोई सीरियसली कॉन्सिक्वेंसेस में जाए तो फिर यहाँ पर जो भी जिसने यानी अगर नवाज शरीफ साहब के साइन से हुआ है या शहबाज शरीफ साहब के साइन से हुआ है तो ये मामला फिर वो बात आ जाती है कि सादिक और अमीन नहीं रहते, झूठा बयान हल्फी जमा कराने के ऊपर तो आप खुद डी सीट हो सकते हैं। तो यहाँ तक भी बात जा सकती है। तो बहरहाल फिलहाल तो इस वक्त ऐसा मंजरनामा नजर नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कोई इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन इस केस के फैसले ने ये ज़रूर मोहर लगा दी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर वो किसी अपने आप को हुदूद व क़यूद का पाबंद नहीं समझता, वो कोई अपने आप को किसी कानून के नीचे नहीं समझता, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से जो है फैसले भी कर रहा है और एक पार्टी की तरफ उसका खास झुकाव है। तो ये एक ठीक ठाक किस्म की चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इसका कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि फ़िलहाल जिसने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली थाम रखी है वो तो धड़ल्ले से कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहे हैं, और साथ साथ उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। भले इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे आए हों, लेकिन दूसरी तरफ अब आने वाले दिनों में देखना यह कि इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह रहेगा या नहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, लेकिन असल खबर निकलेगी वहाँ से कि जब इमरान खान साहब के जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं
وہ کسی طرف لگیں گے یا نہیں، کیا وہاں پہ معاملات طے پاتے ہیں، اور اب جو نئی امریکی انتظامیہ آ گئی ہے وہ کس قدر دباؤ بڑھائے گی اس حکومت کے اوپر، یہ وہ تمام ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہوں گے جہاں سے پھر باقی چیزیں آپ کو خود بخود مینج ہوتی ہوئی اور بدلتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔